प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा के क्रम में ही आज की कक्षा में भी हम धूमिल के काव्य की संवेदना पर बात करेंगे। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी धूमिल की कविता में मोहभंग की अभिव्यक्ति पर, उसमें व्यक्त जनतंत्र की स्थिति और चेतना के स्वर पर और जीवन संघर्ष पर। आज की कक्षा में हम अगले बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला बिंदु है व्यवस्था तंत्र को चुनौती। विद्यार्थियों, धूमिल उस जनतांत्रिक व्यवस्था को जहां शोषितों का दमन यथास्थिति में बना हुआ है, जैसे कि तैसा बना हुआ है, उसे तोड़ने को कृत संकल्प है। वे उस व्यवस्था को अमान्य करते हुए, उसको नकारते हुए, उसको न मानते हुए शोषितों का आह्वान करते हैं और उन्हें उनकी शक्ति का एहसास कराते हुए, उनकी शक्ति का अनुभव कराते हुए व्यवस्था को जवाब देने के लिए अपनी कविता में कहते हैं, यह दीवार अब तुम्हारी आदत का हिस्सा बन गई है, इसे झटक कर अलग करो, अपनी आदतों में फूलों की जगह पत्थर भरो, मासूमियत के हर तकाजे को ठोकर मार दो। अब वक्त आ गया है कि तुम उठो और अपनी ऊब को आकार कर दो। कवि का यह आह्वान रचना को एक क्रांतिकारी हथियार बनाकर पूरी वर्तमान व्यवस्था को ध्वस्त कर देना चाहता है। अगला बिंदु है मध्यवर्गीय मानसिकता। धूमिल जैसा कवि जब विसंगतियों से, अटपटेपन से भरे हुए परिवेश में सत्ताधारी वर्ग, अभिजात्य वर्ग और शोषितों के बीच जब मध्यम वर्ग की भूमिका देखता है तो उसे बड़ी निराशा होती है। कवि को यह समझ में आता है कि सुविधा भोगियों के लिए शासक वर्ग एक जाल बिछाता है और यह स्थिति एक दोहरे व्यक्तित्व को उत्पन्न कर रही है। यह कवि को पूरा एहसास हो जाता है और इसी संवेदना पर चोट करते हुए धूमिल लिखते हैं, जब सड़क पर होता हूँ बहसों में होता हूँ, जब सड़क पर होता हूँ बहसों में होता हूँ, रह रहकर चहकता हूँ, लेकिन वापस हर बार लौटकर कमरे के अपने एकांत में जूते से निकाले गए पांव सा महकता हूँ। इन पंक्तियों में बौद्धिक समझ और मानवीय कमजोरियों के बीच पिसते हुए सिद्धांतों और आदर्शों का द्वंद्व बिल्कुल स्पष्ट है और यह धूमिल की कविता की विशेषता है। अगला बिंदु है व्यंग और आक्रोश का तीखापन। साठोत्तरी कविता में व्यंग और आक्रोश भी पहले की तुलना में और अधिक तीव्र होकर और अधिक तीखेपन के साथ में सामने आया है। जीवन की शायद ही कोई ऐसी स्थिति रही हो जिस पर साठोत्तरी कवियों ने व्यंग न किया हो, और धूमिल भी इसके अपवाद नहीं है। उन्होंने मनुष्य को व्यंग का निशाना बनाया है और एक मोचीराम कविता में उन्होंने एक मोची के माध्यम से उसकी आदमियत पर आक्रमण करते हुए लिखा है। वे कहते हैं, यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत
बताते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, सबकी अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है? चकत्तियों की थैली है। इतना नहीं ही नहीं, धूमिल ने अपने व्यंग को कहीं न कहीं तो इतना अधिक तीखा बना दिया है, इतना अधिक पैना बना दिया है कि पाठक भी पढ़ते हुए उसे तिलमिला जाता है। और इस तरह का व्यंग उनकी पटकथा और संसद से सड़क तक की कविताओं में देखे जा सकते हैं। अगला बिंदु है सपाट बयानी, नाटकीयता और विडंबना बोध। विद्यार्थियों, सन 60 के बाद कविता की भाषा को प्रतीकों और बिंबों से उतनी शक्ति नहीं मिलती जितनी कि अनुभव की नाटकीयता से, विडंबना बोध से और व्यंग की धार से और सपाट बयानी से मिलती है। साठोत्तरी कविता में गद्यात्मकता का तत्व बढ़ा है, पर जो चीज़ उसे निपट गद्यात्मकता से अलग कर देती है, वह है उसका अनौपचारिक होना, उसका भीतरी आवेग, अंदर का आक्रोश और विडंबना बोध से उपजी हुई अनुभव की नाटकीयता और व्यंग। सच्ची और कड़वी बात, किसी भी बात को सीधी सपाट शब्दावली में बिना किसी लाग लपेट के प्रस्तुत करना, यह धूमिल की विशेषता है। धूमिल की कविता की यही विशेषता है। धूमिल में व्यंग, नाटकीयता, सपाट बयानी, विडंबना बोध सब कुछ मिलता है, सब कुछ एक जगह है। उदाहरण के तौर पर मोतीराम कविता से ही पंक्तियां देखिए। मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है, वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। अब इन पंक्तियों में सीधे सपाट शब्दों में बात कही गई है, लेकिन इसमें छिपा हुआ व्यंग देखिए, हिटलर का नाती, तीखा व्यंग्य है। इस तरह से धूमिल के काव्य में सरल और यथार्थपूर्ण बिंबों को काम में लिया गया है। ये बिंब कहीं कहीं तो दृश्य बिंब है, कहीं ये अलंकार का या अप्रस्तुत का सहारा लेकर प्रस्तुत किए गए हैं और कहीं कहीं परिवेश के आधार पर खड़े किए गए हैं। इससे कविता एक अलग ही रूप में हमारे सामने आती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब हम धूमिल के काव्य की संवेदना पर बात करते हैं कि धूमिल संघर्षशील चेतना के एक प्रबुद्ध रचनाकार हैं, जिनमें जीवन की गहरी समझ है और जो अपनी कविताओं में परिवेश को बहुत ही गहराई से देखते हैं और किसी न किसी माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाओं को व्यक्त कर देते हैं। अब चाहे वह अकाल दर्शन हो, चाहे भाषा की रात हो, चाहे मकान हो, चाहे शांति पाठ हो, इन सभी में कवि अपने परिवेश को उजागर करता हुआ पाठकीय चेतना में एक अलग सा बोध जगा देता है, एक अलग सी संवेदना को जागृत कर देता है। और यह बोध कहीं व्यंग के रूप में, कहीं आक्रामक शैली के रूप में और कहीं कहीं सपाट बयानी के रूप में हमारे सामने आता है। धूमिल को मूल्यों में विशेष आस्था है, अतः विकृतियों, विसंगतियों और मूल्यहीनता से उत्पन्न स्थितियों से क्षुब्ध हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साठोत्तरी कविता में जिन कवियों ने अपनी विशेष
पहचान स्थापित की है, उनमें धूमिल का नाम जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही अलग है। और ये ऐसे कवि हैं जिन्होंने सरल से सरल और बोलचाल की शब्दावली में भी नवीन प्रयोग कर दिए हैं। उनके व्यंग ने एक पैनापन भर दिया है और पाठक की संवेदना को बहुत गहरे तक चीर कर पहुँच जाती हैं उनकी कविताएँ।